तो बच्चों इस वीडियो में हम हमारी इस फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 7 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है द इंटरव्यू। और ये जो चैप्टर है बच्चों, ये लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। तो बच्चों जो चैप्टर है हमारा द इंटरव्यू, इसे 2 पार्ट्स में लिखा गया है। फर्स्ट पार्ट में राइटर हमें बताएंगे एक जो जनरल कॉन्सेप्ट होता है इंटरव्यू के बारे में, लोग इंटरव्यू को किस तरह से लेते हैं। जो सेलिब्रिटीज़ हैं बड़े बड़े, चाहे वो राइटर्स हो, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस हों, चाहे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, जितनी भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो इंटरव्यू को किस तरह से लेती हैं। तो जो डिफरेंट ओपिनियंस है इंटरव्यू के बारे में, जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे। और सेकेंड पार्ट में बच्चों हम एक इंटरव्यू का कुछ पार्ट हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 of chapter 7, the interview. Since its invention a little over 130 years ago, the interview has become a commonplace of journalism. तो बच्चों राइटर कह रहे हैं कि जब से इंटरव्यू का इन्वेंशन हुआ है, इन्वेंशन कहते हैं आविष्कार, तो जो इंटरव्यू वर्ड है, जो इंटरव्यू हम लेते हैं, इंटरव्यू हम देते हैं, ये चीज़ जब से स्टार्ट हुई है, जब से इसका आविष्कार हुआ है। और कब हुआ था? लगभग 130 ईयर्स पहले। तो 130 ईयर्स एगो जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, तब से अब तक क्या हो चुका है? अब इंटरव्यू क्या बन चुका है? एक कॉमन प्लेस बन चुका है, बहुत कॉमन हो चुका है। कहाँ? जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म कहते हैं पत्रकारिता, यानी जितने भी जर्नलिस्ट होते हैं उन सभी के लिए बहुत कॉमन है इंटरव्यू लेना। और जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनके लिए भी बहुत कॉमन है, वो बार बार अपनी लाइफ में इंटरव्यू देते हैं। तो इंटरव्यू का इन्वेंशन ऑलमोस्ट 130 ईयर्स पहले हुआ था, लेकिन अब इंटरव्यू एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जर्नलिज्म में। हम पेपर में बहुत सारे इंटरव्यूज़ पढ़ते हैं, टीवी पे हम बहुत सारे इंटरव्यू देखते हैं, तो सभी जर्नलिस्ट अब इंटरव्यू लेते हैं। Today, almost everybody who is literate will have read an interview at some point in their life. तो राइटर कह रहे हैं कि आज हर एक व्यक्ति जो कि लिटरेट है, लिटरेट यानी जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, उसने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा होगा। तो यानी कि जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो पेपर मैगजीन्स पढ़ते रहते हैं, तो उन्होंने सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी इंटरव्यू ज़रूर पढ़ा है, क्योंकि हर पेपर में, हर मैगजीन में बहुत सारे इंटरव्यूज़ आते हैं। While from the other point of view, several thousand celebrities have been interviewed over the years, some of them repeatedly. और दूसरी तरफ बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, मतलब several thousand, बहुत हज़ारों में ये नंबर है कि ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ कहते हैं जितने भी फेमस व्यक्ति होते हैं, फिर चाहे वो राइटर्स हो, पोइट्स हो, या फिर एक्टर एक्ट्रेसेस हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर बहुत बड़े बड़े पेंटर्स हो, यानी कि अपने फील्ड में जो भी बहुत फेमस होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं? सेलिब्रिटीज़ होते हैं। तो जितने भी फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी अपने लाइफ में क्या करते हैं? बहुत बार इंटरव्यू देते हैं। और कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हैं, सम ऑफ देम, यानी उन सेलिब्रिटीज़, उन 1000 सेलिब्रिटीज़ में से कुछ सेलिब्रिटीज़ तो ऐसे हैं जो कि रिपीटेडली, बार बार इंटरव्यू देते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ ज़्यादा फेमस होते हैं, जिनके बारे में लोग और ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो उनका इंटरव्यू बार बार लिया जाता है और वो बार बार इंटरव्यू देते हैं। तो अब इंटरव्यू बहुत कॉमन हो चुका है, हर एक व्यक्ति इंटरव्यू देखता है, पढ़ता है, सुनता है, और जितनी भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो भी इंटरव्यू देती हैं। So it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods and merits vary considerably. तो आगे राइटर कह रहे हैं कि इसीलिए अब इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, मुश्किल से ही इस बात में कोई सरप्राइज करेगा कि इंटरव्यू के बारे में जो ओपिनियंस हैं, जो विचारधाराएं हैं, लोगों की जो जो अवधारणा है इंटरव्यू को लेके, फिर चाहे वो इंटरव्यू का फंक्शन हो, यानी इंटरव्यू कैसे काम करता है, इसका जो मेथड है, तरीका, इंटरव्यू हम कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं, या फिर इंटरव्यू की क्या क्या मेरिट्स हैं, मेरिट्स यानी इससे क्या क्या लाभ होता है, क्यों क्यों बेनिफिशियल होता है इंटरव्यू, इन सब को लेके लोगों की जो ओपिनियंस है, लोगों के जो विचार हैं, वो क्या करते हैं? वेरी करते हैं। वेरी यानी बहुत ज़्यादा वो डिफरेंट होते हैं। और कैसे? कंसिडरेबली यानी बहुत ज़्यादा। यानी राइटर ये कहना चाहते हैं कि इंटरव्यू अब बहुत ज़्यादा
ज़्यादा कॉमन हो गया है। हर एक व्यक्ति इंटरव्यू देखता है, पढ़ता है, सुनता है और सारे सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यू देते हैं। तो अभी इतना कॉमन है कि सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। अब जब सब लोग जानते हैं तो सबकी अपनी अलग अलग ओपिनियन है, तो सबकी ओपिनियन आपस में वेरी करती हैं, बहुत ज़्यादा आपस में डिफरेंट होती हैं, चाहे वो फंक्शन को लेके हो, चाहे वो इसके मेथड्स को लेके हो, चाहे वो इसकी मेरिट्स को लेके हो। तो लोगों की ओपिनियन बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है और इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and in its practice and art। आगे राइटर कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैजरेट करना। तो राइटर कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि एग्जैजरेट कर देते हैं, बहुत बढ़ा चढ़ा के ये क्लेम करते हैं, ये दावा करते हैं कि जो इंटरव्यू है उसका हाईएस्ट फॉर्म यानी इंटरव्यू की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है कि ये सोर्स है किसका, ट्रुथ का, सच जानने का। यानी कि लोग ये क्लेम करते हैं कि इंटरव्यू की सबसे बड़ी मेरिट, इंटरव्यू का सबसे बड़ा गुण ये है कि इंटरव्यू के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति का सच जान सकते हैं। यानी कि जो बात सेलिब्रिटीज जनरली लोगों को नहीं बताते वो बात भी इंटरव्यू के थ्रू हम उनके बारे में जान सकते हैं, क्योंकि जब हम उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं जो कि वो ना चाहते हुए भी बोल देते हैं, बता देते हैं। तो लोग ये मानते हैं कि ये एक सोर्स है सच जानने का। एंड इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट, और साथ ही साथ इंटरव्यू जो अगर हम प्रैक्टिस करें, यानी कि जो लोग इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेने की प्रैक्टिस जिनको जो लोग करते हैं उनके लिए इंटरव्यू एक आर्ट है। तो इंटरव्यू लेना इतना ईजी नहीं है, ये भी एक आर्ट है, ये भी एक कला है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए जो कि एक अच्छा इंटरव्यू ले। Others, usually celebrities who see themselves as its victim, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives। आगे राइटर कह रहे हैं कि बाकी लोग जिसमें से जनरली क्या है, सेलिब्रिटीज़ है, वो अपने आप को क्या मानती हैं, विक्टिम मानती हैं। विक्टिम कहते हैं किसी चीज़ का शिकार होना। तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उन्हें लगता है कि इंटरव्यू जब वो देते हैं तो एक तरह से वो शिकार बन जाते हैं, यानी कि ना चाहते हुए भी वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में या ऐसी बातों के बारे में जिसके बारे में वो नहीं चाहते बात करना, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के दौरान वो शिकार बन जाते हैं और उन बातों के बारे में भी उन्हें बोलना पड़ता है। माइट डेस्पाइज द इंटरव्यू, तो ऐसी सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यू को डेस्पाइज यानी डिसलाइक करती हैं, पसंद नहीं करती। एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइफ, और वो क्या मानती हैं कि जो इंटरव्यू है वो एक तरह से अनवारंटेड यानी अवैध इंट्रूजन है। इंट्रूजन यानी हस्तक्षेप है उनके जीवन में, उनकी पर्सनल लाइफ में। तो जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको लगता है कि इंटरव्यू उनकी पर्सनल लाइफ में एक अनुचित हस्तक्षेप है। उनकी पर्सनल लाइफ जिसके बारे में वो बात नहीं करना चाहते, पब्लिक में सबको नहीं बताना चाहते, वो क्वेश्चंस भी उनसे पूछे जाते हैं, उनको बोलना पड़ता है अपनी लाइफ के बारे में। तो इसीलिए वो इंटरव्यू को क्या करते हैं, डेस्पाइस यानी कि डिसलाइक करते हैं, पसंद नहीं करते। और फील डैट इट सम हाउ डिमिनिशेस दैम, और इसके अलावा वो ये भी फील करते हैं कि जो इंटरव्यू हैं ये उन्हें डिमिनिशेस कहते हैं, उनका जो नेम है, उनका जो फेम है उसे वो कम कर देता है। यानी कि लोग किसी सेलिब्रिटी को बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन किसी इंटरव्यू में उस सेलिब्रिटी ने अपनी लाइफ का कोई ऐसी बात बता दी, कोई ऐसा फैक्ट बता दिया जिसे कि पब्लिक पसंद नहीं कर रही, तो उस इंटरव्यू के बाद उसका जो फेम है वो कम हो जाता है। Just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing the person's soul। तो राइटर कह रहे हैं कि ये बात बिल्कुल वैसे है जैसे कि प्रिमिटिव कल्चर में यानी पुराने समय में ऐसा बिलीव किया जाता था कि जब एक व्यक्ति किसी का फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट बना रहा है, यानी कि अगर कोई किसी की फ़ोटो बना रहा है बड़े से कैनवास पे, तो वो क्या कर रहा
रहा है वो उस व्यक्ति की सोल, उस व्यक्ति की स्पिरिट, उसकी आत्मा को स्टील कर रहा है, चुरा रहा है। तो बच्चों पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि अगर किसी ने किसी का पोर्ट्रेट बनाया है, फ़ोटो बनाई है, पेंटिंग बनाई है, तो वो इस तरह से बना रहे हैं कि जो जिसकी पेंटिंग बन रही है उसका एक्चुअल सोल, वो अंदर से एक्चुअल में कैसा है वो भी हम देख सकते हैं, वो भी हम जान सकते हैं। तो इसी तरह से इंटरव्यू के द्वारा बाहर से सेलिब्रिटीज़ कैसे होते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन अंदर से वो सेलिब्रिटीज़ एक्चुअल में कैसे हैं वो भी हम जान सकते हैं एक इंटरव्यू के द्वारा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको आंसर देना होता है और उस आंसर से हम जान पाते हैं कि ये एक्चुअल में इसका नेचर कैसा है। V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves। अब V.S. Naipaul भी एक सेलिब्रिटी हैं, तो ये क्या महसूस करते थे कि इंटरव्यू के द्वारा कई बार लोग वुंडेड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, यानी कि उन्हें चोट पहुंचती है, उन्हें अच्छा नहीं लगता और वे अपना एक पार्ट भी खो देते हैं। यानी कि ये भी ऐसा मानते थे कि इंटरव्यू कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर देता है। कई बार हम ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि सेलिब्रिटीज़ बिल्कुल पसंद नहीं करते, वे बहुत ज़्यादा हर्ट, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और फिर वो अपना ट्रस्ट खो देते हैं इंटरव्यू में। और अगर वो उस क्वेश्चन का आंसर दे दें तो लोगों को पता चल जाता है, उनका नेम और फेम कम हो जाता है। ऐसा कई बार इंटरव्यू में होता है। लुइस कैरोल, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had a just horror of the interviewer। अब एक और सेलिब्रिटी है लुइस कैरोल, और ये कौन थे? ये एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर थे। तो बच्चों एलिस इन वंडरलैंड आप सबने भी देखा होगा, बहुत ही अच्छी बच्चों की बुक है, इस पर कार्टून भी आया था। तो ये जो एलिस इन वंडरलैंड के क्रिएटर थे लुइस कैरोल, इनके बारे में भी ऐसा कहा जाता था कि इनके मन में तो एक हॉरर था, एक डर, एक खौफ था इंटरव्यूअर को लेके। यानी कि जो व्यक्ति इंटरव्यू लेता है उसके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा डर यानी खौफ था। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, इसलिए इन्होंने कभी भी कंसेंट यानी अपनी परमिशन नहीं दी, इन्होंने कभी भी अनुमति नहीं दी थी इंटरव्यू देने के लिए। तो जो लुइस कैरोल थे इनके मन में तो खौफ बैठ गया था, डर बैठ गया था इंटरव्यूअर को लेके, और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी इंटरव्यू नहीं दिया। इंटरव्यू देने के लिए इन्होंने कभी भी परमिशन भी नहीं दी। It was his horror of being lionized which made him thus repel would-be acquaintances, interviewers and the persistent petitioner for his autograph। और ऐसा क्यों था, इनके मन में इतना ज़्यादा खौफ, इतना ज़्यादा डर क्यों था? क्योंकि इनके मन में डर किस चीज़ को लेके था कि ये लायनाइज्ड हो जाएंगे। लायनाइज्ड कहते हैं लोगों में फेमस होना, यानी कि अपनी लाइफ लोगों के सामने रख देना और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस हो जाना। तो इस चीज़ का इनको डर था कि अगर ये इंटरव्यू देंगे तो लोग इनके बारे में सब कुछ जान लेंगे और इनकी लाइफ की हर एक बात लोगों को पता चल जाएगी और इनकी लाइफ और ये खुद लोगों के बीच बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। और ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, ये इसी बात का इन्हें डर था। तो इसकी वजह से ये हमेशा इंटरव्यू देने से बचते थे, कभी इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। और इसीलिए ये क्या करते थे, रिपेल होता है दूर करना, तो इसीलिए इन्होंने अपने आप को दूर कर लिया था, इन्होंने सबको दूर कर दिया था। फिर चाहे वो इनके कोई एक्वेंटेंस, इनके कोई परिचित हों, कोई जान पहचान वाले हों, या फिर इंटरव्यू लेने वाले हों, या ऐसे लोग जो कि परसिस्टेंट यानी लगातार पेटिटेशन करते थे, रिक्वेस्ट करते थे किस चीज़ का, कि वो इन्हें अपना ऑटोग्राफ दे दे। ऐसे सभी लोगों से दूर रहते थे, ऐसे सभी लोगों को इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया था। तो जो लुइस कैरोल हैं, ये इतना ज़्यादा खौफ था इनके मन में कि इन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। और उसका रीज़न ये था कि ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इनकी लाइफ के बारे में सब लोगों को पता चल जाए और ये फेमस हो जाए सब लोगों के लिए। इसीलिए ये हमेशा दूर रहते थे, चाहे वो फिर इनके एक्वेंटेंस हों, चाहे वो इंटरव्यूवर्स हों, या फिर जो लोग लगातार इनसे पेटिटेशन करते थे, रिक्वेस्ट करते थे कि आप अपना ऑटोग्राफ दे दो, तो उन सब से भी ये बिल्कुल दूर रहते थे, एक दूरी बना के रखते थे।
and he would afterwards relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement। और फिर बाद में ये क्या करते थे, ऐसे सब लोगों को साइलेंस कर देते थे, चुप कर देते थे अपनी सक्सेस के साथ, और फिर इन्हें बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता था और अम्यूज़मेंट यानी आनंद मिलता था। तो इन्होंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, ना कभी ऑटोग्राफ दिया। ये ऑटोग्राफ देना भी पसंद नहीं करते थे, अपने एक्वेंटेंस से भी ज़्यादा नहीं मिलते थे, इंटरव्यू भी नहीं देते थे। और फिर बाद में अगर लोग इनके बारे में कहते कि ये कभी मिलते नहीं हैं, पब्लिकली ज़्यादा आते नहीं हैं, तो फिर ये ऐसे सब लोगों को शांत कर देते थे अपनी सक्सेस के साथ। यानी ये जो भी वर्क करते थे अपनी लाइफ में वो इतना फेमस हो जाता था, ये इतने सक्सेसफुल राइटर थे कि अपनी सक्सेस से इन्होंने सबको शांत कर दिया था। और फिर ये एक सेटिस्फेक्शन फील करते थे, एक संतुष्टि फील करते थे और एक अम्यूज़मेंट, एक आनंद फील करते थे। रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviewer। अब एक और राइटर है रुडयार्ड किपलिंग, उनके बारे में हमें बताया गया है। तो जो रुडयार्ड किपलिंग है उन्होंने तो इंटरव्यूअर को लेकर और भी ज़्यादा कंडमेंट्री यानी निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला एटीट्यूड दिखाया था। यानी कि जो रुडयार्ड किपलिंग थे ये भी इंटरव्यू को और इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेने वाला होता था उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना करते थे। His wife Caroline writes in her diary for 14 October 1892 that their day was dragged by 2 reporters from Boston। और रुडयार्ड किपलिंग की जो वाइफ थी कैरोलाइन, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि जो 14 अक्टूबर 1892 का दिन था, इनकी लाइफ का वो दिन रैग्ड यानी बर्बाद कर दिया गया था 2 रिपोर्टर्स के द्वारा, 2 जर्नलिस्ट के द्वारा जो कि बोस्टन से आए थे। तो इनकी वाइफ ने अपना एक इंसिडेंट शेयर किया था अपनी डायरी में। इन्होंने लिखा था कि जो 14 अक्टूबर 1892 का दिन था वो दिन कैसे 2 जर्नलिस्ट ने बर्बाद कर दिया था इनका और इनके हस्बैंड रुडयार्ड किपलिंग का। She reports her husband as saying to the reporters, "Why do I refuse to be interviewed?" और इन्होंने आगे बताया था कि जो इनके हस्बैंड यानी रुडयार्ड किपलिंग थे, उन्होंने उन रिपोर्टर्स को कहा था कि मैं इंटरव्यू देने से रिफ्यूज़ यानी मना क्यों करता हूँ। यानी कि रुडयार्ड किपलिंग से जब रिपोर्टर्स ने कहा कि आप इंटरव्यू क्यों नहीं देते, तो उनकी वाइफ बता रही हैं कि उन्होंने रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था उन रिपोर्टर्स से कि मैं इंटरव्यू देने से मना क्यों करता हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल। तो रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि मैं मना इसलिए करता हूँ क्योंकि इंटरव्यू लेना एक तरह से इमोरल है, अनैतिक है। इट इज़ अ क्राइम, उन्होंने कहा इंटरव्यू लेना तो एक क्राइम यानी एक अपराध है। जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एज एन ऑफेंस अगेंस्ट माई पर्सन, उन्होंने कहा ये बिल्कुल वैसा ही क्राइम है जैसा कि एक कोई ऑफेंस हो, कोई अपराध हो मेरे खिलाफ, उसी तरह से ये भी एक क्राइम है। एज एन असोल्ट, उन्होंने कहा कि ये एक तरह से असोल्ट कहते हैं फिज़िकल अटैक करना। तो उन्होंने कहा जैसे कोई फिज़िकल अटैक करता है उसी तरह से इंटरव्यू लेना भी एक क्राइम होता है, एक ऑफेंस होता है। एंड जस्ट एज मच मैरिट्स पनिशमेंट, उन्होंने कहा कि इसीलिए जितनी पनिशमेंट, जितनी सज़ा फिज़िकल अटैक करने वाले को मिलती है, उतनी ही पनिशमेंट इंटरव्यू लेने वाले को भी मिलनी चाहिए। इट इज़ कोवर्डली एंड वाइल, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कोवर्डली यानी कायरतापूर्ण है। एंड वाइल, वाइल कहते हैं बहुत ज़्यादा दुखदाई है, दुख देने वाला है। तो रुडयार्ड किपलिंग तो बहुत ज़्यादा निंदा करते थे, बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे वो इंटरव्यू को। उन्होंने इंटरव्यू को एक तरह का क्राइम बताया है, एक अपराध बताया है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। आगे रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि कोई भी रेस्पेक्टेबल मैन जिसमें थोड़ी सी भी रेस्पेक्ट हो, थोड़ा सा भी सम्मान हो, वो अपनी लाइफ में कभी भी इंटरव्यू नहीं लेगा और ना ही कभी देगा। तो उन्होंने कहा कि ये एक तरह से अपराध है और कोई भी जो रेस्पेक्टेबल इंसान है वो अपनी लाइफ में ना तो इंटरव्यू लेगा कभी और ना ही कभी देगा। Yet Kipling himself
perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। तो राइटर कह रहे हैं कि जो रुडयार्ड किपलिंग थी वो खुद इंटरव्यू को इतना ज़्यादा नापसंद करते थे, इसको एक तरह से अपराध बताते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद ने भी परपिट्रेट कहते हैं किसी बात को परफॉर्म करना, किसी अपराध को करना, तो उन्होंने खुद ने भी यही असॉल्ट परफॉर्म किया था, यही अपराध उन्होंने खुद ने भी किया था। यानी उन्होंने खुद ने भी इंटरव्यू लिया था, और किसका लिया था? मार्क ट्वेन का लिया था, कुछ सालों पहले ही। यानी कि जो रुडयार्ड किपलिंग है वो पहले बहुत ज़्यादा नापसंद करते थे इंटरव्यू को, इतना ज़्यादा कि इसको उन्होंने एक क्राइम के समान बताया था, लेकिन बाद में ये क्राइम उन्होंने खुद ने किया, उन्होंने खुद ने इंटरव्यू लिया था मार्क ट्वेन का। H.G. Wells in an interview in 1894 referred to the interviewing ordeal, but was a fairly frequent interview, and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin। अब एक और सेलिब्रिटी के बारे में हमें राइटर बता रहे हैं, H.G. Wells। तो ये जो थे H.G. Wells, इन्होंने 1894 में एक इंटरव्यू दिया था, और तब इन्होंने रेफ़र किया था इंटरव्यू को, क्या कि ये एक तरह से ऑर्डील होता है, बहुत ज़्यादा अप्रिय चीज़ है इंटरव्यू। लेकिन ये कैसे व्यक्ति थे? ये बहुत फ्रिक्वेंटली यानी बार बार ये इंटरव्यू देते थे, तो ये इंटरव्यू भी बनते थे बार बार। इन्होंने अपने लाइफ में बार बार इंटरव्यू दिया था, और फिर 40 इयर्स लेटर, और फिर 40 सालों के बाद इन्होंने खुद ने इंटरव्यू लिया भी था, और किसका लिया था? जोसेफ स्टालिन का। तो राइटर कह रहे हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का वो एग्जाम्पल हमें दे रहे हैं कि ये सेलिब्रिटीज़ जो हैं ये इंटरव्यू को ज़्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन अपनी लाइफ में कभी ना कभी इन्होंने भी इंटरव्यू लिया या फिर दिया है। तो इसी तरह से H.G. वेल्स जो थे, इन्होंने भी इंटरव्यू को एक ऑर्डील बताया था, बहुत अप्रिय चीज़ बताई थी, लेकिन ये अपनी लाइफ में बार बार इंटरव्यू दिया करते थे, और एक बार इन्होंने खुद ने इंटरव्यू लिया भी था। Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe। इसी तरह से एक और सेलिब्रिटी के बारे में बता रहे हैं राइटर, वो कह रहे हैं कि जो सॉल बेलो थे वो भी क्या करते थे, वो कंसेंटेड यानी परमिशन देते थे इंटरव्यू लेने की, कई बार सेवरल ओकेजन्स पे। तो उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार परमिशन दी थी इंटरव्यू के लिए, उन्होंने बहुत बार अपनी लाइफ में इंटरव्यू दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार इंटरव्यू को डिस्क्राइब किया था, इंटरव्यू को बताया था कि इंटरव्यू किस तरह से है। इंटरव्यू बिल्कुल वैसे है जैसे कि उनके विंड पाइप पे कोई थंब प्रिंट लगा हो। अब बच्चों, विंड पाइप किसे कहते हैं? वो पाइप जिससे कि हम ब्रीथ करते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, यानी कि हमारी सांस की नली। और थंब प्रिंट्स का मतलब होता है, वो कहना चाह रहे हैं कि जब मैं इंटरव्यू देता हूँ तो मैं वैसा ही सफोकेशन फील करता हूँ, मेरा दम घुटता है बिल्कुल वैसे ही, जैसे ऐसे लगता हो कि किसी ने मेरी सांस की नली को ज़ोर से दबा दिया, और इतनी ज़ोर से दबा दिया कि उसके जो थंब प्रिंट्स हैं, उसके जो अंगूठे के निशान हैं, वो उस पर क्लियरली विजिबल हैं। यानी कि इनका कहने का मतलब था कि इंटरव्यू देना इतना ज़्यादा सफोकेटिंग होता है, इतना दम घुटता है मेरा, कि मैं ऐसा फील करता हूँ कि किसी ने मेरे सांस की नली, मेरे विंड पाइप को दबा दिया, और इतनी ज़ोर से कि उसके थंब प्रिंट्स यानी उसके हाथ के निशान जो हैं वो भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं उस विंड पाइप के ऊपर। Yet, despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication। तो आगे राइटर कह रहे हैं कि इंटरव्यू के जितने भी ड्रॉबैक्स हो, इंटरव्यू में चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो, इसकी कितनी भी हानियां क्यों ना हो, हमें एक बात तो एडमिट करनी ही पड़ेगी, और वो क्या है कि इंटरव्यू एक सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम है। ये एक मीडियम, एक साधन है किसका? कम्युनिकेशन का। यानी कि अगर हमें अपनी सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसका मीडियम क्या है? उसका एक ही सोर्स है, और वो क्या है? इंटरव्यू। तो चाहे इंटरव्यू के कितने भी ड्रॉबैक्स हो, कितनी भी कमियां हों, लेकिन इंटरव्यू आज की तारीख में सबसे बड़ा मीडियम है, सबसे ज़्यादा सर्विसेबल मीडियम है एक अच्छे कम्युनिकेशन का।
These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. डेनिस ब्रायन हैज़ रिटर्न। और जो डेनिस ब्रायन थे, इन्होंने एक बार लिखा था कि आज के समय में, यानी कि बाकी समय शायद ऐसा नहीं था, लेकिन आज के समय में अगर हम अपने कंटेम्प्रेरीज कहते हैं बच्चों समकालीन, यानी कि वे लोग जो कि हमारे समय में ही जीवित है, जो हमारे साथ ही जीवित हैं, वो होते हैं हमारे कंटेम्प्रेरीज। तो इन्होंने कहा था कि अगर हम अपने कंटेम्प्रेरीज, हमारे समकालीन जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके बारे में अगर हम और ज़्यादा जानना चाहते हैं, उनके बारे में अगर हम और ज़्यादा इम्प्रेशन, यानी कि उनके बारे में अगर हम और ज़्यादा प्रभाव पाना चाहते हैं, अपनी एक ओपिनियन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा मीडियम क्या है? ये काम हम कर सकते हैं किसके थ्रू? सिर्फ इंटरव्यू के थ्रू। तो चाहे इंटरव्यू में कितने भी ड्रॉबैक्स हो, लेकिन अपनी सेलिब्रिटीज़ को और स्पेशली अपने कंटेम्प्रेरीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने का मीडियम सिर्फ क्या है? इंटरव्यू। Almost everything of moment reaches us through one man asking question of another। तो उन्होंने आगे कहा था कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचती है, जितनी भी बातें हम जान पाते हैं, वो कैसे जान पाते हैं? जब एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है दूसरे से, यानी कि इंटरव्यू के द्वारा ही हम एक अच्छा कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जान पाते हैं अपने सेलिब्रिटीज़ के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक व्यक्ति क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा व्यक्ति उसका आंसर दे रहा है, तो अपने आप हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ दिस द इंटरव्यू होल्ड्स अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो उन्होंने आगे कहा था कि इसीलिए जो इंटरव्यू है उसके पास एक ऐसी पोजीशन है, वो एक ऐसी पोजीशन बनाए हुए है जिस पोजीशन में पावर है और जिस पोजीशन में इन्फ्लुएंस है, प्रभाव डालने की पावर है। और वो भी कैसी पावर? अनप्रेसिडेंटेड, यानी अभूतपूर्व, यानी कि इंटरव्यू से पहले ऐसी पावर और किसी को नहीं मिली थी, इसके अलावा ऐसी पावर और किसी में भी नहीं है। तो जो पावर, जो इन्फ्लुएंस इंटरव्यू में है, वो पावर और किसी में नहीं है। सिर्फ इंटरव्यू ही वो मीडियम है जिसके द्वारा हम अपनी सेलिब्रिटीज़ के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था इंटरव्यू के बारे में एक जनरल कॉन्सेप्ट, लोगों के अलग अलग ओपिनियंस, लोग किस तरह से इंटरव्यू को लेते हैं, सेलिब्रिटीज़ इंटरव्यू के बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं, वो सब हमने पढ़ा। आगे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।